उन्होंने कहा जी कि उसके अंदर कोई एवियोनिक्स फेलियर आ गया था, तो हम इन्वेस्टिगेट, भाई अगर एवियोनिक्स फेलियर एयर में आया था तो उसका एयर फ्रेम किस तरह डैमेज हुआ है, उसकी भी बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि उस पर अडानी ने और अंबानी वगैरह जिन्होंने इसको डिलीवर कराया था उन्होंने बहुत बड़ा कमीशन खाया था। 400 के करीब डिसइंफो लैब बनाई थी इंडिया ने, जहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ था। और क्योंकि अजीत कुमार डोभाल ने ये फिलॉसफी दी है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग लड़ रहे हैं वो किसी भी तरह से रिलीजियसली मोटिवेटेड नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर पाकिस्तान के डिफेंस के हवाले से अगर हम बात करें तो जो दुबई में एयर शो हुआ वहाँ पे पाकिस्तान का JF थंडर जो है उसने काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया और उसके बाद हमें ऑर्डर्स भी इंटरनेशनली मिले, तो बहुत से ममालिक के साथ हमारे MOU साइन हो गए। उसके बाद अगर देखें तो सऊदीया में जो एयर शो हुआ उसमें भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही और उसमें भी हमें जो है वो मज़ीद ऑर्डर्स जो है वो मिल रहे हैं पूरी दुनिया से। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो इंडिया ने अपना जो है वो तेजाज़ उसको ग्राउंड कर दिया है टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से। और इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो है वो डिफेंस के मामलात में और डिफेंस इंडस्ट्री में अपना जो है वो नाम बेहतर से बेहतर करता जा रहा है। हसनैन बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें एक बड़ी अहम बड़ी खबर आई है जिसके ऊपर हम पहले भी डिस्कस करते रहे, और वो बुनियादी तौर पे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के हिसाब से। आपको पता है कि भारत जब पाकिस्तान ने पहले 2018 में पाकिस्तान और भारत का स्टैंड ऑफ हुआ था, उस वक्त भारत के जो नरेंद्र मोदी है उसने आके कहा था टीवी पे आकर हमारे पास रफेल होते हैं, वो रफेल नहीं कहता, वो रफेल कहता है हमारे पास रफेल होते तो जी हम पाकिस्तान को मजा चखाते। अब इस दफ़ा जो ऑपरेशन संदूर हुआ किया गया और फिर पाकिस्तान में मरसूस हुआ, उस वक्त उनके पास रफेल मौजूद थे और वो रफेल आए भी सही। तो फिर आपको पता है रफेल के साथ जो सलूक हुआ वो भी आपने देखा आज तक। अभी एक और इसके साथ जो डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि इंडिया जो भारत जो है वो फ्रांस से जिसका जो रफेल का सोर्स कोड लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनको पेटेंट तौर पे सिर्फ रफेल की कंपनी प्रोवाइड करती है, लेकिन वो सोर्स कोड एग्रीमेंट होता है। तो सोर्स कोड अगर आप लेते हैं उसके जरिए बहुत सारी चीज़ें जो है आप उनके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली आप करने की कोशिश, लेकिन अभी तक फ्रांस ने उसको सोर्स कोड नहीं दिया। और हालांकि पिछले दिनों वो फ्रांस के खिलाफ बोले भी थे कि अगर आप हमारे साथ नहीं होते तो हम इसके गदा गाड़ियों में लगाएंगे, ये करेंगे। तो गदा गाड़ियों तो लग नहीं रहा, लेकिन ये है कि वो भी एक तरह से जो उसकी परफॉर्मेंस पीक लेवल परफॉर्मेंस होनी चाहिए रफेल की, वो उसमें दो चीजें सामने आ रही हैं जो मुख्तलिफ रिपोर्ट में। एक चीज़ है मशीन को चलाने वाला माइंड भी तो होना चाहिए। बिल्कुल, मैं यही आपसे कहने वाला था कि दो चीजें सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि कुछ उसके अंदर फिटिंग्स तो फ्रांस ने नहीं दी हैं। वैसे तो आपको याद है पाकिस्तान को भी जब JF-17 अपना F-16 मिले थे तो F-16 का जो वर्जन अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था वो वर्जन नहीं था जो अमेरिका खुद इस्तेमाल कर रहा था। उसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी एवानक्स की चीजें थी जो निकाल ली थी। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने उसके ऊपर बहुत सारी चीजें, जैसे गाड़ियों के वेरिएंट है, जैसे गाड़ियों के वेरिएंट है, बिल्कुल। तो वो उन्होंने इस तरह फ्रांस ने भी बहुत सारी चीजें जो उनको नहीं दी। अब वो उसको पाकिस्तान ने भी जिगरी पोखरी की थी उसके अंदर चीजें करके, तो अब वो भी है, लेकिन वो अभी तक उन्होंने सोर्स कोड नहीं दिया। उसके साथ साथ जो एक डेवलपमेंट है कि बहुत उनको बेस हो रहा था, जिस तरह हमारा प्राइड बना हुआ है JF-17 थंडर, बल्कि अब तो हम JF-17 थंडर से आगे जा चुके हैं ना। अब तो J-25 आ गया, J-30 आ गया, अब तो 4th जनरेशन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आएंगे जिसके अंदर फर्दर और ज़्यादा एवियोनिक्स साउंड होंगे, जिसके अंदर रडार कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, जिसकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ेगी, जिसके BVR जो होता है विजुअल रेंज मिसाइल जो होता है उसके अंदर करैक्टरिस्टिक्स जो है वो ऐड किए जाएंगे। तो अब तो वो चीज़ है। लेकिन इंडिया ने एक जहाज शुरू किया था। अब इंडिया ने हमसे पहले तेजाज बजाने शुरू किए थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंजीनियर HAL जो है उसने हमसे पहले इस प्रोजेक्ट का अनाउंस किया था। हमने JF-17 थंडर उसके बाद बनाना शुरू किया, लेकिन हमारा JF-17 थंडर कमीशन होकर इंटरनेशनल मार्केट में आके इंटरनेशनल रिकग्निशन बन चुका है। तेजाज अभी तक अपने मुल्क के अंदर रिकग्निशन नहीं बन सके। और परसों आपको पता है इससे पहले 4 तेजाज है, एक का दुबई में गिरा या उसका लीक हो गया था। और हुआ क्या था, उसका जो अपना वो था पेट्रोल टैंक था वो लीक हो गया था। अब पेट्रोल टैंक अगर लीक हो जाए तो आपको पता है जहाज एयर में हो तो उसके अंदर एयर टू एयर रिफ्यूजिंग की कैपेबिलिटी भी नहीं है तेजाज के अंदर, तो वो ग्राउंड कर दिया गया था। फिर इसके अलावा
जो तेजास के अंदर बहुत सारी टेक्निकल फॉल्ट है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक तेजास था जो उसने जो लैंड कर रहा था, और लैंड करते हुए उसका ब्रेक फेलियर हो गया, जिससे वजह से वो रनवे जो है उसकी लिमिट को क्रॉस करके जाके वो जंगले में आगे जाके लगा, जिसकी वजह से पायलट भी मर गया, पायलट रिजेक्ट नहीं कर सका और उसके एयरफ्रेम को। अब इंडिया ने उसको इस तरीके से नहीं पोर्ट्रे किया, उन्होंने कहा जी कि उसके अंदर कोई एवियोनिक्स फेलियर आ गया था, तो हम इन्वेस्टिगेट, भाई अगर एवियोनिक्स फेलियर एयर में आया था तो उसका एयर फ्रेम किस तरह डैमेज हुआ है। तो यानी तेजस के अंदर आप देखेंगे तो जब से उसकी इंडक्शन हुई है उसमें एक 2024 में इनका एक तेजस जो है जैसलमेर के अंदर जो है वो तबाह हुआ था, वो वहाँ पे उस वक्त नवंबर 2024 में और कहाँ पे गिरा था, जहाँ एयर पावर फायरिंग डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी। यानी आप एक जहाज की डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कि उसकी फायरिंग कैपेबिलिटी कितनी है, वहाँ पे वो तेजस जो है वो गिर जाता है। उसके बाद एक एरोबेटिक शो हो रहा था 2025 में, एक तेजस जो है वहाँ का एरोबेटिक शो की जो ओवरलाइनिंग होती है उन्होंने करने होते हैं सर्कल, उसके अंदर करते हुए वो नीचे गिर गया। उसके ऊपर उसका पायलट बन गया। तो ये जो उसका पायलट जो मर गया था, पहले वाला तेजस जो था जो नवंबर 2024 में था, उसके पायलट ने इजेक्ट कर लिया। अब ये हो गया चौथा जहाज है जो आ गया। तो ये तेजस जो एम के मार्क 1A है ना, ये इसका एक डिलीवरी प्रोग्राम था, क्योंकि इसको एयरफोर्स के अंडर इंडक्ट होने, अभी 60 इंडक्ट होने थे। तो इस वक्त 60 इंडक्ट होने के बजाय उन्होंने तेजस की जो प्रोडक्शन है उसको हॉल्ट कर दिया। इसका मतलब है कि ये एयर पावर इंडस्ट्री जो है वो उस चीज पे, उस पीक पे परफॉर्म यानी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको जो है वो कर सके, कैपेबिलिटी नहीं आ रही कि वो उसको डिलीवर कर सके। और उसके डिफरेंट जगहों से, अब अगर इनके अंदर अपनी ये चीज़ नहीं आ रही, तो आप ये मुझे बताइए कि ये जो रफेल है उसके ऊपर अगर ये कमीशन नहीं सके, तेजस को डिलीवर नहीं कर सके, तो वो जो उनकी टेक्निकल कैपेबिलिटी है और जो वो अपने आप को एक फोर्थ जनरेशन पावर के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं, और जिस तरह उनका एयरफोर्स चीफ ने आके एक दफ़ा बुनियादी मरसूद के बाद के 3 महीने बाद बयान दिया था कि जी हमने पाकिस्तान के 6 अफसर उगराए हैं, तो वो कहाँ से प्रूव हो सकता है? यानी जो कुछ पाकिस्तान चीज़ें क्लेम कर रहा था कि हमने उनकी, हम तो विद प्रूफ कर रहे थे, हमने विद प्रूफ कहा, फिर उसके बाद जो रफेल हमने उनके मारे थे उसके हमने उनके टेल नंबर। तो भारत के अंदर इस वक्त बुनियादी तौर पर जो खलफशार है वो एक जो पॉलिटिकल खिंचवाड़। तेजा ये भी याद रखिएगा, रफेल के अंदर जो करप्शन हुई थी उसकी भी बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि उस पर अडानी ने और अंबानी वगैरह जिन्होंने इसको डिलीवर कराया था उन्होंने बहुत बड़ा कमीशन खाया था, और वो कमीशन खाने की वजह से थी जिसकी वजह से फ्रांस ने रफेल के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं डिलीवर की थी जो बुनियादी तौर पर उस तैयारे का हाल मार्क है उसके अंदर होनी चाहिए थी। तो अब जो उनके अंदर देखिए ना, ये असल में डिसइंफॉर्मेशन, इन्होंने आपको 400 के करीब डिसइंफो लैब बनाई थी इंडिया ने, जहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ था। और अभी भी लेटेस्ट इन्होंने एक भारतीय डिसइंफॉर्मेशन लैब है उसके ज़रिए पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने प्रोपेगेंडा का एक और थीम उठाया हुआ है कि जी पाकिस्तान के अंदर पता नहीं 1 करोड़ क्रिश्चियंस हैं जो वो भट्टों पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर टोटल 3 से 30 लाख क्रिश्चियंस हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो भट्टों की तादाद है इंडिया के अंदर जो है उससे पाकिस्तान से 60% ज़्यादा इंडिया के अंदर मौजूद है। और इंडिया के जितने भट्टे हैं उनके ऊपर सबके ऊपर दलीत्स काम करते हैं, क्रिश्चियंस काम करते हैं, दलीत्स काम करते हैं और मुसलमान काम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है भट्टों के ऊपर फैमिलीज बैठी होती है और वो जरूरी नहीं कि वो क्रिश्चियंस हो। और दूसरी बात ये कि इंडिया के अंदर जो भट्टों पे काम, उनको ये पेमेंट भी नहीं करते, उनको ये 8-8 महीने साल लटकाते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो जो भट्टों पे फैमिलीज बैठी है, अगर आप वो जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे ना तो उनको आप पता उनको पहले पेमेंट्स कर दी जाती, यानी एडवांस 25,000 रुपये पहले ले लेते हैं कि जी हमारा 6 महीने का ये प्रोजेक्ट है या जो भी बनता है, और उसके बाद फिर वो भट्टों पे फैमिली काम शुरू करती है। तो ये अब इन्होंने ये चीज़ अपनाई हुई है, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ये ना करे कि जी अपना यानी झूठ का सहारा लेके कहीं ना कहीं। तो ये जो डिसइंफो लैब थी बुनियादी तौर पे जो बनाई थी, डिटेक्ट हुई थी कोई 4 साल पहले, वहाँ से यही चीज़ें हो रही थी कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा। अब ये पाकिस्तान के खिलाफ तो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री के खिलाफ करते हैं, पाकिस्तान की
अदारों के खिलाफ करते हैं। अब देखिए दुनिया पूरी कह रही है कि अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के ट्रेनिंग कैंप कर रहे हैं उसकी फाइनेंस के ऊपर, उसकी सपोर्ट के ऊपर, उसकी गाइडेंस के ऊपर, उसकी पैटर्न के ऊपर पूरा का पूरा इंडिया रॉ का हाथ है। और मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि इंडिया अफगानिस्तान के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ पे एक जॉइंट ऑपरेशन सेंटर उन्होंने बनाया है जहाँ मुसैद के 10 लोग हैं, जहाँ रॉ के 10 से 15 लोग हैं, और उसके साथ साथ GDS जो अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है वो एक जगह वहीं पे बैठ के, जैसे बलूचिस्तान के अंदर जो 12 हम जगहों शहरों पे हमले होते हैं, तमाम के तमाम इंडियन एम्बेसी के अंदर इस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर प्लान किए गए थे, जहाँ पे इंडिया के 2 इंडियन आर्मी के SSG के उनका जो है वो ऑफिसर्स, एक कर्नल और एक मेजर जो है वो मौजूद है, जो पूरे के पूरे जो इनका प्लान बनता है उसको ओवरसी कर रहे हैं। यानी ये हर जगह से डिसइंफो लैब हो, अफगानिस्तान हो, बाकी कोई मुल्क हो, वहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना। और चूँकि अजीत कुमार डोभाल ने एक फिलॉसफी दी है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग लड़ रहे हैं वो किसी भी तरह से रिलीजियसली मोटिवेटेड नहीं है, वो मर्सनरीज है, हम उनको पैसे देंगे और लड़ाएंगे। और आपको पता है अल्लाह नज़र मर्सनरी है, बशीर ज़ेब मर्सनरी है, जावेद मेंगल मर्सनरी है, और बाकी जैसे बहरमदाद मर्सनरी है। ये यहूदियों से भी पैसे लेते हैं, ये रॉ से भी पैसे लेते हैं, ये GDS से भी पैसे लेते हैं। तो ये जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ तरह से कोशिश होती है, उनकी अपनी जो इंडस्ट्रीज़ है, उनकी अपनी जो चीज़ें हैं वो भी डेवलप नहीं हो सकेंगी, क्योंकि जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो आपके लिए भी बहुत बुरा होता है। बिल्कुल सर, ऐसे। थैंक यू सो मच।